Hello juniors, welcome to the this podcast audio podcast। जो जितने भी डाउट्स थे आपके मेरे जो चैनल टेलीग्राम चैनल एमओ राजस्थान वाले जो ग्रुप पे या चैनल पे, तो सारे डाउट्स जो आपने दिए हैं उनको क्लियर कर रहा हूँ मैं विद रूल्स एंड रेगुलेशन जो मेरे पास अवेलेबल थे उनसे, या जितनी मुझे नॉलेज है वहाँ पे। देखो, रूल्स एंड रेगुलेशन की जब आप बात करते हैं तो आपको प्रूवन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाना होता है हमेशा। तो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप उससे प्रूव कर सकते हैं। और जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे पता है वो नॉलेज आपको कहीं ना कहीं से उसका जो ऑर्डर है वो निकालना पड़ेगा। इट्स ऑलवेज अबाउट द एक्सपीरियंस। सो विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस आफ्टर सिलेक्शन, कैसे करना है, बेसिक्स क्या है सर, रूल्स क्या है, लीव्स कैसे कैसे लेनी है, सैलरी क्या मिलेगी, एनओसी का क्या है सर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जाना है या नहीं जाना है, और इन सर्विस की बेनिफिट क्या है। तो देखो, सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन कहता है कि सर एमओ ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, जो अभी जो कंडीशन चल रही है कंपटीशन के अंदर, जो जो अभी कंपटीशन का जो आ रहा है, और जो गवर्नमेंट जो मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर की जो कंडीशन है इस समय, उस हिसाब से यस आपको ज्वाइन करना चाहिए एमओ, नहीं छोड़ना चाहिए। सेकंड बेनिफिट है आपका यहाँ पे इन सर्विस बेनिफिट मिल रहा है आपको, तो यू मस्ट ज्वाइन राजस्थान मेडिकल ऑफिसर। अब देखिए, सेकंड जो बात है वो है कि रिमोट डिफिकल्ट एंड विलेज एरिया कैसे डिसाइड किए हुए हैं। एक्चुअली क्या है, 2018 या 2000 शायद 16 या 17 के अंदर अमित वागड़ा नाम का एक स्टूडेंट था, और स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया गया। वहां पे रिमोट डिफिकल्ट एंड विलेज एरिया को उन्होंने डिफाइन किया गया। अपन को सिंपल ये समझना है, अपने जो राजस्थान वाले एरिया में ऐसा है नहीं कि जो हिली एरिया अपने राजस्थान में बहुत कम है। तो जो जम्मू कश्मीर वाले एरिया है वहाँ पे हिली एरिया या ट्राइबल एरिया है, जो ऐसे एरिया है, या फिर सिंपल कहा जाए तो रेगुलेशन बनाया हुआ है कि जो आपकी जो उपखंड अधिकारी का जो ऑफिस है या फिर जो नगर पालिका है, वहां से 60 किलोमीटर से दूर होना चाहिए। अलग अलग नियम बनाए हुए हैं, ये नियम मैंने इसमें डाले हुए हैं। आपको सिंपल ये देखना है कि सर रिमोट डिफिकल्ट विलेज एरिया का जो लिस्ट है उसमें आपके एरिया का या उस पीएचसी सीएचसी का नाम है या नहीं है। यदि उस पीएचसी सीएचसी का नाम है तो आपको 10 20 30% मिलेगा, नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब आपको ये कैसे पता लगेगा बॉस, ये बताइए कि ये जो कैसे मुझे हटाना है। कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक एक्स वाई जेड जो भी जिला है, जिसको एक एग्जांपल मैं अभी दूंगा, उसको अभी तहसील हेडक्वार्टर में चेंज कर दिया है कि तो मुझे वहां पे बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब तक मिलेगा और कब से मिलेगा या कब से नहीं मिलेगा, ये सारे डाउट हुए। तो पहली चीज क्या है कि देखो, आप यहाँ पे जब ऑर्डर देखेंगे ओल्ड, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो तहसील हेडक्वार्टर है उनमें नहीं मिलता है, जो नगर पालिका क्षेत्र है उनमें नहीं मिलता है, या फिर जो उपखंड मुख्य कार्य मुख्यालय में चेंज हो गए, उपखंड मुख्यालय मीन्स एसडीएम का जो ऑफिस है उस लेवल पे नहीं मिलता है। अर्बन एरियाज के अंदर आपको 10 20 30 नहीं मिलता है। ये सारे के सारे ऑर्डर कब से वैलिड होंगे, जब से वो जगह वहां पे क्रमोन्नत या ऑफिशियल ऑर्डर आ गया कि अब आपका क्रमोन्नत, न्यूज़पेपर वाला ऑर्डर नहीं माना जाएगा। जब ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है वहां से, कहां से, राजस्थान गवर्नमेंट से, कि इसको इस दिनांक से क्रमोन्नत कर दिया गया है, उस तारीख से वो आपका 10 20 30 वहां से काउंट होना बंद हो जाएगा। इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो लिस्ट में नाम आए नहीं आए, इसमें ये होगा कि जो आपका जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो, क्या होता है, कोई भी मान लो किसी सेकंड पर्सन ने आपके ऊपर केस कर दिया, तो जो ऑफिसर इंचार्ज है उसकी ड्यूटी बनती है, देखो सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी। जो राजस्थान के एनओसी का जो परफॉर्म आएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा एक लाइन शपथ पत्र के रूप में, कि जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है या जिस पे मैंने साइन करवाया है वो बिल्कुल सही है। यदि आपने साइन गलत करवा लिए और सामने वाले ने प्रूवन कर दिया तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, साफ बिल्कुल। तो इसलिए नॉर्मली ऐसा होता है कि जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होता है या जो भी इंचार्ज होता है वो आपके साइन ही नहीं करता है, क्योंकि उसके रूल्स पता होते हैं। अब बात कीजिए कि यहाँ पे क्या है कि सर नए वालों का क्या करना है। देखिए, जो नए ग्रामीण लेवल पे जो नई पीएचसी सीएचसी खुल रही है, उनमें अपने आप ही क्या हो जाता है, बिना लिस्ट में आए ही अपने आप ये क्या होता है, 10 20 30 मिलना चालू हो जाता है। लिस्ट में आना जरूरी नहीं है, क्योंकि लिस्ट में देना नहीं देना भूल जाते हैं ऑफिसर अधिकतर, बाबू लोग। सारी की सारी लिस्ट की इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है t.me, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और जाइए देख सकते हैं। देखो, अब देखो, इमेजिन करिए, एग्जांपल देता हूँ, 2021 के अंदर जस्ट एग्जांपल, राजस्थान के फागी जो यहाँ पे टाउन है उसके एक चोरू जिला है, ठीक है, चोरू विलेज के अंदर 10% बेनिफिट था यहाँ की पीएचसी को। इस पीएचसी को 2022 के अंदर सीएससी में क्रमोन्नत कर दिया गया। देखो, पीएचसी पे 10 20 30 मिला, सीएससी पे 10 20 30 मिला, इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल सीएससी लेवल पे मिलेगा, पीएचसी लेवल पे मिलेगा। लेकिन इट ऑल डिपेंड किस चीज पे, कि ये उपखंड लेवल पे है या नहीं है, सीएचसी नगर पालिका लेवल पे है, किस लेवल पे है। नॉर्मली जो एसडीएच होते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, ये नॉर्मली नगर पालिका या अच्छे लेवल पे होते हैं, इसलिए वहां पे 10 20 30 बेनिफिट नॉर्मली नहीं मिलता है।
तो 2022 में आप देखिए 2021 से 2022 में इस पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत कर दिया गया। तो यहाँ पे 10, 20, 30 अभी भी मिलेगा। 2023 के अंदर इस विलेज को नगर पालिका में घोषित कर दिया और इसकी ऑर्डर डेट आई, मान लीजिए आप इमेजिन कर लीजिए 5/10/2023 से इसकी ऑर्डर डेट आई कि 5/10/2023 को इसको हमने जो विलेज था इसको नगर पालिका डिक्लेयर कर दिया। तो 5/10/2023 तक ही आपको क्या मिलेगा, 10, 20, 30 का बेनिफिट मिलेगा। चाहे इसका ऑफिशियल ऑर्डर इस जो मेडिकल हेल्थ निकाले या नहीं निकाले, ये रूल है कि 5, 5, 10, 2023 इज द लास्ट डेट। जब मतलब 2021 से लेकर 2023 तक की 5/10/2023 तक के जो मंथ्स है, जो डेज है, वही काउंट होंगे यहाँ पे आपके। आई होप ये वाला डाउट क्लियर हो गया आपका। ऐसे ही जैसे मेरे साथ हुआ था, जो मेरी पहली पोस्टिंग थी सेमारी नाम के विलेज में हुई थी एक बार। उस सेमारी को वहां पे नगर पालिका में चेंज कर दिया गया था। सेमारी को नगर पालिका में जैसे ही चेंज किया, मुझे पता लगा कि 10, 20, 30 नहीं मिल रहा है। लेकिन जब सेमारी को नगर पालिका में चेंज किया गया, उसका ऑर्डर मेरे जाने के 3 महीने बाद में ऑफिशियल ऑर्डर निकला। इसका मतलब था मेरी वहां पे पोस्टिंग 3 महीने थी, ओनली 3 महीने बाद मेरा ट्रांसफर हो गया था। तो वो 3 मंथ मैंने किसी के बातों में या बहकावे में नहीं, ऑफिशियल ऑर्डर निकाला, आरटीआई लगाई। आरटीआई के बाद में पता लगा कि 3 महीने बाद से निकला है। हालांकि उसके 4-5 महीने बाद वो पूरा ऑफिशियल ऑर्डर कैंसिल भी हो गया। तो मुझे पूरा, यदि मेरी 3-4 महीने तो और एक्स्ट्रा होती तो वहां से पूरा मिल जाता मुझे। ठीक है, तो सिंपल बात ये है कि आपको ऑफिशियल ऑर्डर मानना है कि किस डेट से नगर पालिका उपखंड में चेंज किया हुआ है उस जगह को। आई होप ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। जो रूल्स रेगुलेशन है देखिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। ये देखिए बिल्कुल मैंने स्मॉल कर दिया है, बिल्कुल स्क्रीन धीरे धीरे यहाँ से आराम से इसको रोकिए, पॉज कीजिए कि रिमोट, डिफिकल्ट और ये एरिया कैसे डिफाइन किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चला था उसके बेस पे। देखना अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक जगह कि ये एक्सेसिबल कितना है, लेस देन 60 किलोमीटर है या नहीं है, पेरीफेरी के अंदर क्या क्या है वहाँ पे, बेसिक सब बेसिक जो फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, इस बेस पे डिवाइड किया हुआ है। आप पॉज कर सकते हैं आराम से और इसको पढ़ सकते हैं आराम से, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा समझने का। अब सेकंड डाउट आता है कि सर मेडिकल ऑफिसर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब क्या कैसे प्रोसीड करना है। देखो प्रोसीड क्या करना है, अब आएगा आपका अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट मींस कि एक लिस्ट आएगी मार्क्स की प्लस कैटेगरी रैंक टिल ए फिक्स मार्क आएगी। कि उसमें क्या करेंगे, पहले यूआर के कैंडिडेट्स को, जो अभी तक रूल चला आता है और जो चलेगा शायद यही है कि यूआर के कैंडिडेट्स को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। देखो इसमें एक दोहराया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने कैंडिडेट बुलाएं नहीं बुलाएं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। सिंपल बात यह है कि अब क्या करेंगे, जनरल की जो टॉप जो भी सीट्स है आपकी जनरल की, उतने कैंडिडेट को अलग किया जाएगा। उसके बाद में कैटेगरी वाइज एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बेस पे एक मार्क एंड एक डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड की जाएगी आपको। वहां तक के कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट रिलीज की जाएगी कैटेगरी वाइज, और अब आपसे एक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जाएगी। आपको 4 या 5 डेज मिलेंगे। उसके बाद में इन सेलेक्टेड कैंडिडेट को अलॉटेड पोस्टिंग मिलेगी और आपको डिस्ट्रिक्ट सीएमएचओ के अंदर आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग देनी है। और डिस्ट्रिक्ट सीएमएचओ आपको एक ऑफिशियल लेटर, देखिए यहाँ पे डाउट होता है कि सर करना क्या है। जैसे मान लीजिए मेरी पोस्टिंग मैंने बताया कि फागी के चोरू के अंदर जाके लगी हुई है, फागी जयपुर के अंदर आता है इमेजिन कीजिए। तो मैं सबसे पहले जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो अपना ऑफिशियल ऑर्डर लेके अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जयपुर सीएमएचओ के पास जाऊंगा। जयपुर सीएमएचओ अब मेरे को डिपेंड करता है कि फागी में मुझे क्या अलॉट किया हुआ है। यदि फागी में मुझे सीएचसी अलॉट की हुई है, सीएचसी फागी अलॉट की हुई है, तो मैं सीधा कहाँ पे जाकर रिपोर्ट करूंगा, सीएचसी फागी के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को। यदि मुझे फागी की पीएचसी मिली है, तो फागी के अंदर मान लो चोरू पीएचसी मिली है, तो मैं कहाँ पे जाके ज्वाइनिंग दूंगा, अपनी बीसीएमओ को, ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर को, या फिर आप अपने डीएच या एसडीएच के जो भी पीएमओ या पीएम होते हैं उनको जाके ज्वाइनिंग देंगे। समझ में आया होगा ये सिंपल लेवल। पहले सीएमएचओ को देंगे, फिर आप जाके ज्वाइनिंग क्या देंगे, अपने कंसर्न अलॉटेड पीएचसी के बीसीएमओ को या पीएमओ या सीएचसी इंचार्ज को। इसमें लास्ट टाइम शायद कुछ डाउट आया था कि डायरेक्टली ज्वाइनिंग दे दी गई थी कई स्टूडेंट्स द्वारा, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन लिखी हुई है, ग्रेस पीरियड ऑफ 1 मंथ टोटल 3 चांसेस। ग्रेस पीरियड अब से पहले हमेशा मेरे एक टाइम पे 2020 के टाइम पे 1 मंथ की ज्वाइनिंग का ग्रेस पीरियड दिया जाता था। मीन्स कि मान लीजिए आपको निकाला कि 4/5/2023 से 4/6/2023 तक आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने के तक। तो नॉर्मली लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ग्रेस पीरियड था वो ओनली 14 डेज के आसपास दिया था। तो 14 डेज इज द टाइम। ग्रेस पीरियड का सिंपल मतलब है कि
इस टाइम बिटवीन के अंदर आपको ज्वाइनिंग देनी है। मतलब आपको बोला जाए कि 1 जुलाई से 14 जुलाई तक आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं। अब आप 13 जुलाई को दीजिए, आप 12 जुलाई को दीजिए, 11 जुलाई को दीजिए, ये आपके डॉक्यूमेंट, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, जब आप ज्वाइनिंग देंगे आपके सीएमएचओ लेवल पे, हायर लेवल पे, आपकी सैलरी उसी डे से काउंट होगी, ना कि आपके सीएचसी लेवल पे ज्वाइनिंग से या बीसीएमओ ऑफिस के बाद से ज्वाइनिंग से काउंट नहीं होगी। जब आपकी ज्वाइनिंग हायर अथॉरिटीज को है, सीएमएचओ को है, तब से ही आपकी सैलरी काउंट होने लग जाएगी। अब देखिए चांसेस की बात करें तो नॉर्मली लास्ट टाइम तक 3 चांस दिए गए थे। मतलब 1 मंथ चांस दिया, उसके बाद में रोका कि एक एक चांस और दिया जाता है, अगला 1 महीना, और एक चांस वापस 1 महीना और दिया जाता है, या 15-15 डेज के 3 बार, ऐसे 45 डेज तक आपको चांस दिए जाते हैं। नॉर्मली यूजुअली ऐसा होता है, 3 बार चांस दिए जाते हैं। लेकिन दिस इज नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि ये कोई पाथ है, फिक्स पाथ है कि हमेशा 3 दिए जाएंगे। तो ऐसा मान लीजिए मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम तो 2 चांस मिलेंगे आपको, तो यू हैव ए चांस कि आप 15 डेज के बाद सोच के अगले जो 15 डेज के अंदर चांस मिलेंगे उसमें जाके आप अपनी ज्वाइनिंग दे सकते हैं, इफ द नीट पीजी एग्जाम इज वेरी क्लोज। अब यहाँ पे हुआ था कि देखिए 2021 के अंदर एक चीज हुई थी जो आपको शॉक लगेगी, कि 2021 में कुछ स्टूडेंटों ने ज्वाइन ही नहीं किया था। ठीक है, जो हमारा वाला एग्जाम था 2020 में, हमारा एग्जाम का रिजल्ट आया था दिसंबर के, हमें ज्वाइनिंग करना था दिसंबर, शायद 15 या दिसंबर 30 तक या जनवरी 5 तक ज्वाइनिंग करना था। इन लोगों ने देखो 5th मंथ बाद भी ज्वाइन नहीं किया है। 5th मंथ बाद कितने चांस दिए गए इनको? ऑलमोस्ट 3 या 4 मंथ दिए गए, तब भी इन्होंने ज्वाइनिंग किया नहीं किया। तब इनकी कार्यग्रहण में अभिवृद्धि प्रदान नहीं करके इनकी क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। लेकिन अब क्या होना चाहिए, आपकी औकात होनी चाहिए। औकात हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए जनवरी 2022 में इन 4 स्टूडेंट्स को वापस क्या कर दिया, प्रत्याहरित कर लिया, मींस नाम विड्रॉल कर लिए कैंसिल करने से पहले। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि शायद ये पीजी करने चल गए थे और कोर्ट केस के थ्रू इन्होंने वापस ज्वाइनिंग दे दी थी। लेकिन बात यहाँ ध्यान रखिए, ये बात का प्रोसेस है। ये इन्होंने 2021 में या 22 में कुछ ऐसा हुआ था कि 2022 में यहाँ से ज्वाइनिंग देने के बाद में इन्होंने एक और केस किया था। लेकिन दिस इज चेंज कि आपकी औकात हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। अब यहाँ पे एक बेस्ट डाउट है पीजी स्टूडेंट्स के लिए कि सर कितने महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है। नॉर्मली आप 6 मंथ तक एक्सटेंशन मिल जाता है इजीली, यदि आप कोर्ट केस के थ्रू या फिर आप एक एप्लीकेशन दे देंगे आरयूएचएस को, तो आरयूएचएस खुद शायद 6 मंथ का एक्सटेंशन दे देगा। लेकिन रिसेंटली मैंने ग्रुप में डाला हुआ है कि डेंटल काउंसलिंग के अंदर रिसेंटली एक गर्ल्स को 10 मंथ का एक्सटेंशन भी दिया हुआ है। आप उस मुद्दे को भी उठा के कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको लग रहा है कि आपकी पीजी के अंदर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं सर बेसिक के बारे में। बेसिक क्या है कि देखिए हम 2 डिपार्टमेंट है राजस्थान के अंदर। एक डिपार्टमेंट है मेडिकल हेल्थ, जिसके अंदर आप आते हैं यूटीबी डॉक्टर, एमओ, एमओआईसी, बीसीएमओ, सीएमएचओ। और एक है मेडिकल एंड एजुकेशन, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लेवल के सारे स्टाफ है, जैसे एचओडी, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, रेजिडेंट्स। आप भी उसमें जाएंगे तो मेडिकल एजुकेशन के अंदर कुछ दिनों के अंदर के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये 2 डिपार्टमेंट है। क्या इनकी पोस्ट इंटरचेंज हो सकती है? नहीं सर, बट यू कैन गेट योर सेल्फ ट्रांसफर एट मेडिकल कॉलेज एट सेम लेवल। बिल्कुल मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट होती है, इक्विवेलेंट पोस्ट होती है वहाँ पे, और पे प्रोटेक्शन के साथ मिलती है। ठीक है। अ, हमारे यहाँ पे 2 सब ऑर्डिनेट होते हैं, गेजिटेड सब ऑर्डिनेट, जैसे एमओ है, डॉक्टर है, गेजिटेड है। और जो बाकी जो ऑफिसर है वो नॉन गेजिटेड के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि सर स्टडी के लिए क्या है सर। मुझे मतलब मेरा एग्जाम, मान लीजिए कि आपका एग्जाम 2 अगस्त को है इस बार, और मुझे ज्वाइनिंग 16 जुलाई को दी है, 16 जुलाई को मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, तो क्या मैं स्टडी के लिए लीव ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। देखिए इसमें बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन था, जो कि रिसेंटली मुझे भी पता लगा कि 2020 से पहले ये रूल था कि देयर इज ए नो एक्सटर्नल लीव विल बी सैंक्शन फॉर स्टडी पर्पस। कोई एक्सटर्नल लीव सैंक्शन नहीं की जाएगी स्टडी पर्पस के लिए। लेकिन 2021 में एक ऑर्डर निकाला उन्होंने कि यदि आपका एग्जाम नियर बाय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस एज ए प्रोबेशनरी ट्रेनिंग and applied for grant of extraordinary leave before proceeding on leave may be allowed extraordinary leave for the period of continuing any course of study or preparing for the nearby competitive exam। सिंपल इसका मतलब ये है कि आपका एग्जाम 15 दिन बाद में, तो आप बिल्कुल रीडिंग के लिए, स्टडी के लिए भी अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल। ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ बता रहा हूँ एक एक ऑर्डर।
ठीक है। अब यहाँ पे 2021 के अंदर एक ऑर्डर आया है, इन्होंने बोला कि कई लोग क्या होते हैं कि प्रोबेशन, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, तो उन्होंने क्या, पहला ऐसा था कि हमारे टाइम पे 2020 के अंदर यदि आपने एमओ ज्वाइन किया, 2021 के अंदर बाद ही आप एमओ का एग्जाम में पीजी दे सकते थे। एक साल तक आप प्रोबेशन के अंदर पीजी नहीं दे सकते थे और ज्वाइनिंग नहीं दे सकते थे वहां पे जाके। 2021 में रूल चेंज किया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए आपने लोगों ने क्या इजी कर दिया गवर्नमेंट ने, कि एज ए प्रोबेशनर आप पीजी के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये रूल चेंज कर दिया। कब चेंज किया था सर? 2021 के अंदर चेंज किया था कि एज ए प्रोबेशनर आप बिल्कुल जा सकते हैं छोड़ के। सिंपल यहाँ पे है ना, बिफोर, क्योंकि जो हार्डशिप हो रही थी स्टूडेंट्स को या फिर कैंडिडेट्स को, उसके लिए ये रूल उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो रिगार्ड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ प्रोबेशन बाय प्रोबेशनरी एंड ग्रांट ऑफ पे इन द पे स्केल। सिंपल मतलब इनको क्या बोला गया कि आप अपना पीजी कंप्लीट कीजिए और पीजी के आने के बाद अपना प्रोबेशन कंप्लीट कीजिए। लेकिन 2025 के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज हो गया है यहाँ पे। 2025 के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि एक स्टूडेंट यदि पीजी के लिए जा रहा है, ठीक है, इमेजिन कीजिए आपका सेकंड मंथ पीजी के लिए चल रहा है अभी, 2 मंथ हुआ है आपका, आपने प्रोबेशन ज्वाइन किया है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो गया, तो जो आपके नेक्स्ट 8 मंथ है ना आपके, वो प्रोबेशन की सैलरी नहीं मिलेगी, परमानेंट वाली सैलरी मिलने लग जाएगी 8 मंथ बाद से आपको। और जो आपके नेक्स्ट जो भी 8 क्या, सॉरी, जो 10 मंथ है, जो 10 मंथ बाद से आपको कंटिन्यूस क्या मान लिया जाएगा कि आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे ये वाला जो मेमोरेंडम है थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे, क्योंकि रूल थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक तो बंदा प्रोबेशन में आप मेहनत कर रहे हो पूरी, एक बंदा पढ़ के अलग फील्ड के अंदर चल गया है, दोनों को आपने इक्वल मान लिया है। तो आई थिंक कि उनको भी यहाँ पे आके प्रोबेशन कंप्लीट करना चाहिए था जो पीजी करने गए। तो यहाँ पे रूल बिल्कुल चेंज कर दिया गया है 10 जून, दिस इज द रिसेंट ऑर्डर 10 जून 2025 को, कि प्रोबेशन को काउंट कर लिया जाएगा पीजी के पीरियड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अंग्रेजी बोल के घुमाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि जो डाउट आएगा यहाँ पे मेन, सॉरी, जो डाउट आएगा वो आएगा ये वाला, कि सर मैंने ईओएल अप्लाई की 29 डेज की, ठीक है, या 10 डेज की या 30 डेज की। देखो, इन प्रोबेशन के अंदर, आप प्रोबेशन के अंदर हो, पढ़ रहे हो, या फिर आप क्या हो गए, परमानेंट हो गए। देखो परमानेंट लेवल के अंदर सीएमएचओ है ना, वो आपको 90 डेज तक का ईओएल प्रोवाइड कर सकता है, उसको कहीं आगे फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा, ये उसके पास पावर है। जबकि आप जब प्रोबेशन के अंदर है, तो आपको प्रोबेशन के अंदर क्या होगा, 29 डेज तक आपको यहाँ पे देगा कौन, ये ईओएल देगा कौन हमेशा, आपका लेटर कहाँ जाएगा, डायरेक्टरेट के अंदर जाएगा हमेशा लेटर, ठीक है, निदेशक के पास जाएगा, वहां से ईओएल सैंक्शन होके आएगी। ठीक है, सैंक्शन होके आएगी निदेशक से, ये तो बात सही है। लेकिन इसमें यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि आपने ईओएल ली 10 या 29 डेज की, तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। 29 डेज से ज्यादा जैसे हुआ, मतलब मोर देन 30 डेज या 30 और मोर देन 30 डेज, तो आपका एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन होगा। देखो ये दोनों चीज अलग है। पहली चीज तो क्या बोली थी उन्होंने कि आपको ईओएल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिलेगी ही नहीं स्टडी करने के लिए। अब इन्होंने बोला कि बिल्कुल आप ईओएल ले सकते हैं, पहले नहीं ले सकते थे स्टडी के लिए, पहले क्या था, ओनली मेडिकल टर्म्स पे ले सकते थे या कोई और दिक्कत है तो ले सकते थे, लेकिन अब बोला कि आप ईओएल बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन क्या कंडीशन है स्टडी के लिए, कि आप 29 डेज तक लीजिए, तो आपको हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। ठीक है, और यदि आप 29 डेज से मोर देन 30 डेज से ले लिया आपने ज्यादा, तो आपका एक्सटेंशन होगा प्रोबेशन का जितनी डेज। और एक्सटेंशन ऐसा नहीं कि 29+1, सर हमने 30 डेज के लिए तो हमारा 1 डे का एक्सटेंशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कंप्लीट एंटायर पीरियड ऑफ द ईओएल विल गेट एक्सटेंडेड, ये लिखा हुआ है अलग से इस इन ऑर्डर के अंदर। देखिए आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ था, आप देखना पड़ेगा, ये रहा। इन ऑल केसेज, 7 पॉइंट, इन ऑल केसेज वेयर एक्सटेंडेड लीव इज पीरियडिंग 1 मंथ, द प्रोबेशन पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ एक्शन। एंटायर पीरियड का मतलब क्या हो गया, 31 डेज के लिए तो 29, ऐसा नहीं कि 2 डेज की आपको वो मिलेगी, प्रोबेशन एक्सटेंड होगा, ऐसा नहीं, पूरा 31 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा। अब आते हैं सर, एक ऑर्डर आपको कंफ्यूज करेगा, डीएसीपी का ऑर्डर है ये, इसके लिए ऑर्डर है कि प्रोबेशन के पीरियड को भी जो प्रमोशन के अंदर काउंट किया हुआ नहीं किया हुआ है। बिल्कुल ये डीएसीपी का मतलब सिंपल होता है प्रमोशन के लिए, तो सिंपल यहाँ पे है बिल्कुल। आप यदि पीजी के लिए जा रहे हैं तो वो जो आप राजस्थान से पीजी कर रहे हैं, तो जो पीरियड्स है वो प्रमोशन के लिए काउंट होगा। और ये ऑर्डर आया था कब, 2023 के अंदर आया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि सर कौन कौन सी लीव मिलेगी हमें,
देखो आपको एक तो डे ऑफ मिलेगा वहां पे, और एक मिलेगा आपको सीएल कैजुअल लीव। कितनी डे ऑफ ले सकते हैं सर? एवरी 7 डेज के लिए आपको 1 डे ऑफ मिलेगा, ठीक है। और एक गवर्नमेंट हॉलीडेज के लिए भी आपको क्या मिलेगा? एक डे ऑफ मिलेगा। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप मैक्सिममली कितने डे ऑफ ले सकते हैं साथ में? 2। ऐसा नहीं कि आप 4 डे ऑफ लेके कि आप उदयपुर में पोस्टिंग कर रहे हैं, आप जयपुर के हैं तो 4 दिन छुट्टी लेके डे ऑफ लगा के 4 डे ऑफ लगा के हम चल गए, घर चल गए, ठीक है। सिंपल ये पॉइंट ध्यान रखना है, 2 डे ऑफ से ज्यादा आप डे ऑफ नहीं ले सकते हैं। डे ऑफ कांट बी स्टोर्ड। ऐसा नहीं कि चार सर मैं 4 डे ऑफ मैंने मंथ में नहीं लिए हैं तो मैं चारों डे ऑफ एक साथ ले सकता हूँ। इट कांट बी स्टोर्ड, ठीक है, लाइक योर मनी। ये डे ऑफ कभी भी स्टोर नहीं होंगे, और इसके अंदर भी आपको प्री अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा, ठीक है। एंड इट कैन बी कैंसल। प्री अप्रूवल किससे होगा? जो एमओआईसी होगा, जो एमओआईसी इंचार्ज होगा उससे आपको क्या कराना होगा? अप्रूवल करवाना पड़ेगा। इट कैन बी क्लब्ड। यस, क्लब्ड का सिंपल मतलब यहाँ पे है कि मैंने 2 दिन की क्या ले ली? डे ऑफ ले लिया, उसके बाद 2 दिन की मैंने सीएल लगा दी, ठीक है। और ये स्टार्टिंग के अंदर होगा, नॉट टुवर्ड द एंड्स। सिंपल मतलब क्या हुआ है, मैंने पहले क्या किया? 2 दिन का डे ऑफ ले लिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने 2 डेज की सीएल ले ली, तो ये तो वैलिड है। आपने क्या किया? 2 डेज की सीएल ले ली और उसके बाद में 2 डेज क्या क्या ले लिया? ऑफ ले लिया, तो ये क्या है? इनवैलिड है। नॉट टुवर्ड्स द एंड का सिंपल मतलब समझ में आया यहाँ पे? अब यहाँ पे एक डाउट होता है कि सर डे ऑफ का, कि सर जो पीएचसी है उसमें मान लीजिए मुझे एमओआईसी बना के भेजा, या सीएचसी पे मुझे एमओआईसी बना के भेजा, मेरी किस्मत खराब थी, तो मुझे डे ऑफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो एमओआईसी को डे ऑफ वैलिड नहीं है, इसको ओनली जीएच मिलेगी, ठीक है। एंड संडे ऑफ मिलेगा। जबकि बाकी जो मेडिकल ऑफिसर है उन सबको क्या मिलता है? जीएच की जगह क्या मिलता है? एक डे ऑफ मिलता है, और 7 डेज के लिए क्या मिलेगा? एक डे ऑफ मिलेगा। ये 7 डेज मतलब संडे की बदले में आपको एक डे ऑफ दिया जाएगा। सिंपल समझ में आया कि डे ऑफ किसे मिलता है किसे नहीं मिलता है? ऐसे नहीं है आप पीएचसी पे एमओआईसी बने बैठे हैं और आपने रजिस्टर में डे ऑफ मार्क करके चल गए हैं। दिस विल बी इनवैलिड। कोई भी आके आपको परेशान कर सकता है, आपके ऊपर एक्शन हो सकता है वहां पे। तो आपको क्या लिखना है? यदि आप पीएचसी सीएचसी पे हैं, आपको क्या मिलना है? संडे जीएच के दिन आपको जीएच लिखना है, और संडे के दिन आप क्या लिखेंगे वहां पे रजिस्टर के अंदर? ऑफ। ऑफ लिखना है, डे ऑफ नहीं लिखना है हमेशा। अब बात करते हैं कि सर व्हाट इज कैजुअल लीव। नाइट ऑफ भी मिलता है, वो अपने अपने सीएचसी पीएचसी के लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर कैजुअल लीव। कैजुअल लीव क्या मिलती है? 15 मिलती है। एक प्रोविजनरी टेरी है या परमानेंट स्टाफ है, दोनों को। हेड क्वार्टर लीव परमिशन यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी। हेड क्वार्टर का सिंपल मतलब ऐसे हुआ कि आप चोरू जो जिले से हैं, चोरू गांव से हैं, तो आप चोरू छोड़ के आप अपने उदयपुर जा रहे हैं हेड, तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन में कि मुझे हेड क्वार्टर छोड़ने की, मुझे संभागीय, एक लाइन लिखते हैं हिंदी के अंदर, वो याद नहीं आ रही है, मुख्यालय, हाँ मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करें, ठीक है। मुख्यालय मतलब जो भी आपका बीसीएमओ का ऑफिस है उसको मुख्यालय मानते हैं नॉर्मली, तो मुझे मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करें। याद रखना कैजुअल लीव एक साथ 10 से ज्यादा कभी भी नहीं दी जा सकती, ठीक है। और ये भी स्टोर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपने 2020 के अंदर 15 सीएल ले ली और 2021 के अंदर एक साथ 15 सीएल 2020 की ले ली, और 2021 की 15 सीएल मिला के 30 सीएल ले ली। ऐसा नहीं है, 15 डेज की सीएल मिलेगी 1 ईयर के अंदर। और कब से काउंट होगी? 1 से। अब यहाँ पे डाउट आ रहा है कि सर मेरी ज्वाइनिंग तो जुलाई में होगी सर, मैं जुलाई से कैसे काउंट करूंगा? तो सिंपल है कि आप देख लीजिए 15 को डिवाइड कर लीजिए 12 से, तो जो भी आपका रेशियो आएगा इतनी पर मंथ, 1.2 आ रहा है शायद, तो 1.2 या जो भी आ रहा है 1.2 इमेजिन कीजिए, तो 1.2 आपको पर मंथ सीएल मिलेगी आपसे, ठीक है। तो आप यदि आपने 2 मंथ सर्विस कर ली तो आपकी 2.4 सीएल हो जाएगी। ऐसे काउंट करके ऐसे आपकी सीएल ऐड होती जाएगी, आप सीएल ले सकते हैं। इट कैन बी क्लब, बिल्कुल मैंने बता दिया। सीएल को आप कैसे भी क्लब कर सकते हैं, प्रीफिक्स के रूप में भी, ठीक है। बट ये पीएल एचपीएल कम्यूटेड लीव यूएल मेंटेनेंस स्टडी लीव इनके अंदर कभी भी क्या होगी? क्लब नहीं होगी। और सीएल टूवर्ड्स दी एंड भी कभी भी क्लब नहीं होगी, ठीक है। मैंने बता दिया था आपको। और ये रिमेंबर क्या बोला मैंने कि ड्यूटी करने के बाद में सीएल मिलेगी, मैंने बोला ना आपको। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट डे ड्यूटी पे गए और आपने सेकंड डे सीएल लगा दी, एप्लीकेबल ही नहीं है। आप 1 मंथ सीएल करेंगे, 1 मंथ ड्यूटी करेंगे, ऑलमोस्ट 30 डेज या 28 डेज आप ड्यूटी करें, फिर आप एक सीएल लगाने की आपको अनुमति है, अलाउड है। ये रूल्स है देखो। मेडिकल लीव मिलती है क्या? यहाँ पे मेडिकल लीव आपको नहीं मिलती है। प्रिविलेज लीव या पीएल आपको नहीं मिलती है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जब आप जॉब पे जाएंगे अपने आप समझ जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपको यहाँ पे क्या करते हैं, लोग आपको बहुत पागल बनाने आएंगे, जो अधिकतर टीचर से ऐसे जॉब वाले आएंगे कि सर मुझे 30 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मेरा क्या बना दीजिए, मेडिकल बना दीजिए। देखो मेडिकल ऑफिसर ओनली 14 डेज का ही सिक लीव दे सकता है, ठीक है।
स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, यदि आप ऐसे जो स्टूडेंट जो पीजी कर चुके हैं और अभी एमओ ज्वाइन कर रहे हैं, आप अप टू 30 डेज तक सीएल दे वो मेडिकल दे सकते हैं। लेकिन आपको जब वो जूनियर मतलब आपको जब वहां से अप्रूवल मिल जाए कि आपको कनिष्ठ विशेषज्ञ हमने बोल दिया है अभी, ठीक है, जूनियर स्पेशलिस्ट बोल दिया है, जूनियर स्पेशलिस्ट जब आपके नाम के आरे में लिखा में आ जाएगा, तब भी आप उसको क्या कर सकते हैं, अप टू 30 डेज की लीव सैंक्शन कर सकते हैं मेडिकल। सिंपल एक बात याद रखना है, कभी भी किसी भी स्टाफ पे ट्रस्ट करके या बिना ट्रस्ट किए ऐसे नहीं कि आज के देखो एक केस ऐसा हुआ था कि एक बार ऐसा हुआ था, एक पुलिस वाले ने इमेजिन कीजिए आपको सीएल के आपको मेडिकल के लिए बोल दिया और आपने क्या कर दिया, आप अपने गुड फेथ में क्या कर दिया, हाँ हाँ ले जाओ सर मेडिकल ले जाओ। 4 दिन बाद आपके पास लेटर आया कि इसकी तो कोई कोर्ट में पेशी थी, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए हमें, आरटीआई आई या फिर कोर्ट से आया है एक सिंपल। तो सिंपल याद रखना है कि आप अपने हिसाब से जिसको आपने खुद ने सिक लीव बना के दिया है, जो आपको लग रहा है उसको ही आपको हमेशा मेडिकल देना है। ऐसे नहीं है कोई भी आके आपसे रिक्वेस्ट करे 5 दिन बाद आके छुट्टी लेगी, सर मेरी तबीयत खराब थी मेरा मेडिकल बना दीजिए। काइंडली डोंट मेक दिस, प्लीज याद रखना है। अब बात करते हैं कि सर एनओसी का क्या रूल है। देखो एनओसी जैसे अभी आप जॉब पे जाएंगे, मान लीजिए आपको 15 या 20 जुलाई को जॉब पे भेज दिया और आपने जॉब करते करते आपने क्या किया, अप्लाई किया। तो सिंपल बात ये है कि आपको एनओसी भेजनी होती है। एनओसी मीन नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है। पहले ये ऑनलाइन प्रोसेस ऑफलाइन प्रोसेस था, अब इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। तो ये जो लेटर है इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि ऐसा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो आप, कि ये लेटर कि श्रीमान ये है, परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता हूँ, कि ये मेरा नाम है, ये मेरी एसएसओ आईडी है, इस यहाँ पे कार्यरत हूँ और इस ऑर्डर के अनुसार मैं मेरा एग्जाम है और एक ऑर्डर है गवर्नमेंट का कि 15 दिन पहले मुझे सूचित करने का ऑर्डर है, इसलिए मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि मुझे इस एग्जाम में भाग मेरे द्वारा इस एग्जाम में भाग लिया जाएगा। जो भी आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, जो भी आप संलग्न है, संलग्न जो जो है वो आगे है। ये मेरे एमओ राजस्थान वाले ग्रुप पे ऑलरेडी दिया हुआ है, वहां से आप कॉपी और एडिट कर सकते हैं। ये जो भी आपका डाटा है सब भर के भेजना है। देखो ये वाला एक संलग्न क्या क्या बोलना है, एक तो ये संलग्न करना है जो आपका ऑर्डर है, और जो एनओसी का जो ऑफिशियल ऑर्डर आया था वो था, और उसमें ये लिखा हुआ देखो ये वाला पॉइंट कि उक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पहले क्या था, एनओसी लेना अनिवार्य था, अब एनओसी लेना विभाग से लेना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ आपको एक नोटिफिकेशन देना है कि मैं जा रहा हूँ। तो अपने नियंत्रण अधिकारी को ऑनलाइन अथवा ऑनलाइन सिस्टम डेवलप होने तक ईमेल पर सूचना देंगे। आप यदि पीएचसी सीएससी पे हैं तो आप बीसीएमओ सीएमएचओ दोनों को मेल करेंगे, आप सीएससी पे हैं तो सिर्फ आप किसको मेल करेंगे, सीएमएचओ को या पीएमओ को मेल करेंगे। अब बात करते हैं कि सर पीएससी चूज करें, सीएससी चूज करें, डीएच चूज करें, एचडीएच चूज करें, क्या बने, बीसीएमओ बन जाए सर, मेरा तो क्या है सर, मामा जी नेता है, खुद को मैं सीएमएचओ क्यों नहीं बन जाऊं। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आपको अभी से मतलब आपको इंचार्ज तो अभी बनना ही नहीं है, ठीक है। देखो इंचार्ज बनने के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती है, पैसे का लेन देन होता है, इससे क्या होता है कि कोई भी दिक्कत आएगी आपके ऊपर आएगी, कोई भी टेंडर आएगा, आपने यदि कुछ गफला किया, आपको टेंडर के कोई रूल्स पता नहीं है, आपको कोई भी बाबू कोई भी वहाँ का लोकल पॉलिटिशियन आके घुमा देगा, आपको कुछ पता नहीं रहेगा। सीनियर जितनी हेल्प करते हैं वो ठीक है, लेकिन आपका खुद का एक्सपीरियंस हमेशा खुद का रहता है। तो काइंडली डोंट मेक द इंचार्ज। अब देखिए यदि मैंने बोला कि आपको इंचार्ज ही बनना है, तो पीएससी की जॉब तो इंचार्ज के लिए ऐसे ही खराब हो गई। तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन लेस्ट, सीएससी। सीएससी के अंदर भी आप एज ए एमओ ज्वाइन कर रहे हैं तो बेस्ट है। उसके बाद में सर आप क्या प्रीफर करेंगे, सर इसके बाद में पीएचसी, क्योंकि यहाँ पे क्या है नॉर्मली 10 20 30 का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज में है, यदि आपको काम करना है या फिर नहीं करना है, नहीं करना है तो आप अर्बन में जाइए। अर्बन के अंदर काम क्या होता है, बिल्कुल वर्कलोड कम रहता है, लेकिन यहाँ पे 10 20 30 क्या होता है, नहीं मिलता है। और आप फिर डीएच लेवल पे या फिर एचडीएच लेवल पे या फिर मेडिकल कॉलेज लेवल पे भी जा सकते हैं। फिर आप चाहें तो एमओआईसी बन सकते हैं, ठीक है। अब एमओआईसी के अंदर भी क्या होता है, पीएचसी, पीएचसी के बाद भी पीएचसी का एमओआईसी एंड सीएससी एमओआईसी, ये ऑर्डर है देखिए, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर, ऐसे, ठीक है। मतलब सीएचसी, सीएचसी के बाद में पीएचसी आप लेइए, पीएचसी के बाद में आप पीएचसी का एमओआईसी बनिए, उसके बाद में आप सीएचसी के एमओआईसी के लिए कीजिए, उसके बाद में सब कुछ है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट ऑर्डर कि सर आप कैसे ज्वाइन करें, कैसे सेलेक्ट करें। और सीएचसी पे भी इंचार्ज ना ही बने तो बेटर है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है। दिस इज द बेस्ट प्रेफरेंस आई कैन गिव। इसका जस्टिफिकेशन भी यही है कि देखो सीएचसी पे सीनियर डॉक्टर रहते हैं, आपकी हेल्प करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एमएलसी, पोस्टमार्टम सबसे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि सर पीएचसी पे ज्वाइनिंग करने में पोस्टमार्टम या एमएलसी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। यदि
आपके एरिया के अंदर कोई भी पुलिस थाना पड़ता है तो पीएचसी लेवल पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्टमार्टम एमएलसी करनी पड़ेगी, आपके पास वाली सीएचसी पे जाके करनी पड़ेगी। बस एमएलसी के अंदर ये बेनिफिट रहेगा कि क्योंकि पीएचसी या 2 बजे बाद बंद हो जाती है तो आपको 2 बजे बाद कोई भी जो लड़ाई झगड़े की जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है वो नहीं बनानी पड़ेगी। फिर भी स्टिल बेस्ट इज द सीएसटी एज ए सीएचसी एज ए वर्क एक्सपीरियंस एज ए नॉलेज, सब कुछ के रूप में क्या है, सीएससी बेस्ट है, वो आपका सीनियर हमेशा आपके साथ में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि सर बॉन्ड का क्या रूल है। देखिए बॉन्ड का रूल ये है कि जो नॉन सर्विस कैंडिडेट है, नॉन सर्विस का मतलब जो जो इन सर्विस नहीं है उनको क्या है, राजस्थान के अंदर कितना बॉन्ड है अभी सर लेटेस्ट, सर राजस्थान के अंदर 2 ईयर का बॉन्ड है लेटेस्ट एंड 25 लाख रुपए। ठीक है, कब का ऑर्डर है सर, बिल्कुल 2025 का ऑर्डर है, बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर है। और ये कुछ बैच के लिए 10 लाख रुपए किया गया था जो कि नहीं है, अपने लिए 25 लाख रुपए का ही है, अपने लिए मतलब जो नॉन सर्विस कैंडिडेट है उसके लिए। उसके बाद में उसको एसआर के रूप में पोस्ट किया जाएगा, ये ऑर्डर देख लेना आप, थोड़ा स्लो कर देता हूँ, जिनको जो नॉन सर्विस कैंडिडेट है वो देख सकते हैं, ये इनको आपको शेयर करना है तो ठीक है। अब बात करते हैं कि सर्विस कैंडिडेट का क्या है सर रूल। देखो इन सर्विस कैंडिडेट का रूल ये है कि इन सर्विस कैंडिडेट का रूल ये है कि जो सिविल सेवा के अंदर कि देखो ये एनओसी वाला मैंने बता ही दिया आपको यहाँ पे, उच्च अध्ययन के लिए किसी प्रकार का अवकाश दे नहीं होगा, ईओएल सैंक्शन का मैंने बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा ये कि जो नया रूल आया था ये प्रोबेशन वाला भी थोड़ा चेंज होगा अब। बाहर वालों को भी, बाहर वाले जो जा रहे हैं, जो बाहर पीजी करने जा रहे हैं, डीएमपी करने जा रहे हैं, जैसे आप राजस्थान में एमओ ज्वाइन कर लिया और आपको दिल्ली के एमएएमसी के अंदर हो गया तो उसके लिए आपका एक जन स्वास्थ्य का एक पोर्टल है, वहां से आपको एक प्रोसेस है, उससे आप अप्लाई करेंगे एनओसी के लिए बाद में। अब बात करते हैं कि सर बॉन्ड क्या है, बॉन्ड कितना है। देखो बॉन्ड का सबसे पहले ये था कि बॉन्ड 80 लाख रुपए का था, एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था, 80 लाख रुपए इसका बॉन्ड था और टाइम डिसाइड या टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ था। लेकिन जब आप ज्वाइनिंग देने जाएंगे, जैसे एसएमएस का ये ऑर्डर है जहां से आप क्लियर कर सकते हैं कि इन सर्विस वालों को कितना बॉन्ड का बोला हुआ है। मूल राजस्थान सेवा नियम के अनुसार बॉन्ड राशि 80 लाख रुपए तथा पीजी उपरांत 5 वर्ष तक राजकीय सेवा करने का बंद पत्र है, 5 ईयर तक का बॉन्ड है, प्लस 80 लाख रुपीज का क्या है यहाँ पे आपको क्या हो सकते हैं, देने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक डाउट आया स्टूडेंट का कि सर मैंने एमओ ज्वाइन किया, ठीक है, मैंने एमओ ज्वाइन करने के बाद में मेरे को जॉब रखनी थी अपनी, ठीक है, जॉब नहीं रखनी थी, आप ऐसे इन सर्विस जाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 80 ईयर्स और 5 ईयर का बॉन्ड देंगे, आप जॉब छोड़ देंगे, बिल्कुल आप जॉब छोड़ सकते हैं। जॉब करने के बाद में आपके ऊपर कोई भी बॉन्ड नहीं है जॉब लीव करने का, ओनली बॉन्ड कब है, जब आप पीजी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो कैटेगरी बनती है कि सर मैं ईओएल लेके जा रहा हूँ, ईओएल मतलब एक्स्ट्रा मेरी मतलब जो स्टडी लीव है वो लेके जा रहा हूँ, स्टडी लीव लेके जाएंगे तो आपके 3 ईयर क्या होंगे, सर्विस के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यदि यहाँ ही कंफ्यूजन है, कई कई सीनियर्स को भी कंफ्यूजन है कि सबके लिए सेम बॉन्ड है, नहीं, ये ऑर्डर देखिए, ये रहा मेरे पास ऑर्डर जो कई लोगों के पास है भी नहीं अभी तक, इन्होंने साफ बोला हुआ है कि if a government servant does not want to avail study leave and he desire to pursue course of study or investigation of scientific to technical and फलाना ढिमकाना, he may be allowed EOL for this purpose without any restriction of serving state government for any period or on expiry of EOL। सिंपल मतलब मैंने बोला कि यदि आप बेनिफिट लेंगे, किसका, इन सर्विस का बेनिफिट लेंगे तो आपको 80 लाख प्लस 5 ईयर का बॉन्ड है। आप ईओएल लेके जाएंगे गवर्नमेंट से तो आपको 3 ईयर सर्विस में काउंट होंगे, तो आपको बॉन्ड फुलफिल करना पड़ेगा वहां पे। लेकिन यदि आप सिर्फ स्टडी लीव, सिर्फ ईओएल लेके जाएंगे कि सर मुझे तो आपकी तरफ से कोई प्रमोशन का बेनिफिट नहीं चाहिए, मेरी सर्विस को आप काउंट ही मत कीजिए, मेरी सर्विस को आप प्रोबेशन को कुछ मत काउंट कीजिए, मैं वापिस आऊंगा जब जॉब से, जब वहां पे आके प्रोबेशन कंप्लीट कर लूंगा, तो क्या होगा, तब आपके ऊपर कोई बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। तब आप आपकी इच्छा है जैसे कर सकते हैं, आप चाहें तो जॉब, जब आप चाहे तो आके जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, तब आप चाहें तो आके जॉब छोड़ सकते हैं। सिंपल, यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है। ये इसका ऑर्डर है, देख लीजिए 2022 का ऑर्डर है, इसके बाद में इस ऑर्डर के अंदर कोई चेंज नहीं किया हुआ है। अब आया नेक्स्ट कि सर पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा अलाउ हुआ है, यस अलाउ हुआ है, इसका एक वीडियो मैंने डाला हुआ है। देखिए 2024 के अंदर ये पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा मिला था यहाँ पे स्टूडेंट्स को, ये सीनियर्स को मिला हुआ है, तो आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा का।
ये तो देखो पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट्स को मिलता है, ठीक है। डिप्लोमा 2 ईयर का होगा और सिर्फ राजस्थान के जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं उनको ही मिलेगा। एक होता है कि सर डीएनबी स्पॉन्सर्ड पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी, जब आप इन सर्विस हो जाएंगे उनको मिलता है, उसके लिए एक वीडियो अलग से डाला हुआ है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और जाइए यूट्यूब पे सर्च, गूगल पे सर्च में। अब सर डाउट आता है ना कि सर सैलरी क्या रहेगी प्रोबेश के अंदर। तो देखो सैलरी ऐसी है, आपकी सैलरी फिक्स रहेगी प्रोबेश के अंदर। कितनी? ये आ गई सैलरी आपकी 56700 फिक्स है। एवरी पर्सन के लिए सैलरी फिक्स है। अब देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है ना वो है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट, देखो बिल्कुल डाउट क्लियर कर रहा हूँ आपके सारे। किसी कैंडिडेट ने मार्च के अंदर 2024 के अंदर क्या किया, अपनी ज्वाइनिंग दी फर्स्ट, ठीक है। मार्च के अंदर फर्स्ट ज्वाइनिंग दी और वो फिक्स हो गया, कब परमानेंट हो गया वो? 2024 मार्च के बाद में आया, मार्च 2025 से, ठीक है। तो जो फर्स्ट उसको जो प्रमोशन मिलेगा ना वो कब मिलेगा? जून से, ठीक है। सर्विस हमेशा कब से काउंट होगी? जून से। ये देखो मार्च अप्रैल मई जून, इसको क्या करना पड़ा? 4 मंथ एक्स्ट्रा काम करना पड़ा अपने सर्विस को कंप्लीट करवाने के लिए, सिंपल प्रमोशन के लिए। जबकि जैसे अभी आप ज्वाइनिंग कब देंगे? जून के अंदर। तो आप जून 28 जून को आपने सर्विस मान लीजिए ज्वाइनिंग दी और 28 2026 के अंदर परमानेंट होंगे। तो जून से लेकर के नेक्स्ट जुलाई जो मतलब जून तक, ठीक है। अप्रैल से लगता है ना शायद, नेक्स्ट अप्रैल तक, ये जून नहीं है, प्रमोशन अप्रैल में मिल जाता है, ठीक है। ये जून से लेकर के नेक्स्ट जून अप्रैल तक यहाँ पे आपका क्या करेगा, ये जो टाइम पीरियड है ये क्या होगा? वेस्ट जाएगा। इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे। इस कैंडिडेट को क्या मिला, जैसे हम जो कैंडिडेट थे हमारी ज्वाइनिंग दिसंबर में हुई, तो जब हमारी अगली जो हमारा जो पीरियड थी वो कब कंप्लीट हो गया सर? जून से हमें फर्स्ट, अगले जून से क्या हो गया, हमें फर्स्ट सर्विस मिलना स्टार्ट हो गई। मतलब 1 ईयर, एंड 1 ईयर के बाद में 5 या 6 मंथ से हमें क्या होगी, मिलने लग गई। जो हमारा फर्स्ट प्रमोशन था वो मिल गया, ठीक है। फर्स्ट प्रमोशन मतलब जो फर्स्ट, क्या बोलते हैं उसको, टर्म्स याद नहीं आ रहा, फर्स्ट प्रमोशन ही बोलेंगे, फर्स्ट जो पे ग्रेड के अंदर जो अप होता है वो मिल गया। लेकिन आपको ये क्या मिलेगा? 8 या 9 मंथ के बाद में मिलेगा। कुछ नहीं, नहीं समझ आया, नहीं समझ में आया तो आप छोड़ दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। सैलरी कैसे काउंट करनी है सर आफ्टर प्रोबेशन? देखो ये रूल्स है, ऐसे सैलरी काउंट होती है। जो आपकी बेसिक है वो, बेसिक के बाद, बेसिक पे एनपीए काउंट होता है कितना? बेसिक का 20%। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, डाउट क्लियर कर रहा हूँ सारे, कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में। कि बेसिक के अंदर एनपीए काउंट करना है, बेसिक का 20%, और बेसिक प्लस एनपीए दोनों का कितना? 55% डीए हो गया, ठीक है, डियरेंस अलाउंस। बेसिक, उसका 20% हो गया एनपीए, और उन दोनों का मिला के क्या हो गया? 55% हो गया डीए। सिंपल बोला जाए, मान लीजिए मेरी बेसिक है 10,000, उसका 20% कितना हुआ 10,000 का? 2,000। ये मेरी क्या हो गई? बेसिक एनपीए। इस 12,000 का 55% क्या है, मेरे को क्या मिलेगा? डीए, और वो क्या हो जाएगा इसमें? ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल समझ में आया? इसके अलावा एचआरए मिलेगा 20 और 10% बेसिक का। उसके अलावा रूरल अलाउंस मिलेगा, जो रूरल सर के अंदर है उनको 10,000 रुपीज मिलेंगे रूरल के अंदर। वॉश अलाउंस हमें नहीं मिलता है। यहाँ पे एचआरए के अंदर भी ऐसा है कि यदि आपने गवर्नमेंट क्वार्टर लिया है, पहली बात तो प्रोबेश के अंदर एचआरए नहीं नहीं मिलता है, लड़ना नहीं है जाके वहाँ पे एमओआईसी से, क्वार्टर मिलता है बिल्कुल फ्री में मिलता है, एचआरए नहीं कटता है। सेकंड यहाँ पे पॉइंट क्या है, क्योंकि एचआरए मिलता है तो कटेगा कहाँ से? सेकंड पॉइंट क्या है कि कटौतियां कौन कौन सी होती है कंप्लीशन होने के बाद में? सर एक तो आरजीएचएस की कटौती होती है 875 की, एक स्टेट इंश्योरेंस की कटौती होती है, ठीक है। इसके बाद में जीपीएफ के रूप में पेंशन की कटौती होती है। टैक्स या टीडीएस के रूप में आपको कटौती देनी होती है। जीपीए आपका ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट है, जो कि इंडिविजुअल वंस इन ए ईयर देना होता है आपको, ठीक है। वंस इन ए ईयर आपको प्रोवाइड करना होता है। ओके जीपीए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सर सैलरी कैसे काउंट होगी। ये कटौती है, ये आपकी सैलरी में से कट होके आएगी, और ये है ऐड होके आएगी। यदि आपका एचआरए कट हो रहा है तो उसके अलावा एक एच एफ आर एच भी कट होता है आपका, अराउंड 475 रुपीज के अराउंड। ये होता है आपका मेंटेनेंस, मतलब आप जिस हाउस रेंट में रह रहे हैं उसका मेंटेनेंस करने के लिए गवर्नमेंट आपसे ये एच एफ आर एच अलाउंस भी लेती है। याद रखना, हमें वॉश अलाउंस नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि सर ये जो सैलरी है ये कैसे काउंट होगी। देखो ऐसे होगी, आप किस लेवल पे अभी पोस्टेड होंगे? फर्स्ट,
फर्स्ट जुलाई है ना, जुलाई में आपको अप्रैल के बाद में क्या होगा, जो भी आप परमानेंट होंगे तो आपको 56,100 पे मिलेगी। जब आपका पहला प्रमोशन होगा तो आप कहाँ पे जाएंगे, 57,000 वन ईयर के बाद में इस पे, उसके बाद वन ईयर, नेक्स्ट वन ईयर में यहाँ, नेक्स्ट वन ईयर में यहाँ, नेक्स्ट वन ईयर में यहाँ। देखो आपने पहले यहाँ पे प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया, तो वन ईयर प्रोबेशन के हो गए, सेकेंड ईयर ये हो गया आपका प्रोबेशन से, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड हो गया, यहाँ से थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फाइव हो गया और सिक्स, ये अराउंड हो गया सिक्स। देखो वापस काउंट कर लेते हैं, ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया, आपको अब जुलाई से आपको 56,100 मिले होंगे, यहाँ पे आपको क्या हो गया, वन ईयर हो गया, ये टू ईयर, ये थ्री ईयर, ये फोर ईयर, ये फाइव ईयर और ये सिक्स ईयर। सिक्स ईयर आपको 65,000 सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब अपने जो प्रमोशन होते हैं वो क्या होते हैं, बैंड चेंज हो जाता है हमारा। नॉर्मली प्रमोशन होता है, कैसे होता है, L14 से L15 के अंदर जाते हैं नॉर्मली, लेकिन हमें क्या बेनिफिट है मेडिकल ऑफिसर को, हम L14 से L16 और L16 से L18 पे जंप करेंगे सीधा, ऐसा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि L14 से L16 और L16 से L18 पे ही हम जंप करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब 65,000 होगी आपकी सैलरी, तो आप कहाँ जाएंगे, सीधा 65,000 जो अब होगा ना 67300 पे। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि जब आपका 6 ईयर बाद जो प्रमोशन मिलता है, उसके अंदर आपको एक सैलरी यहाँ पे और ऐड हो जाती है। मतलब आप जब 67330 पे आपका काउंट होके, आपकी सैलरी कहाँ से काउंट होगी, नेक्स्ट अप लेवल से, 68300 नहीं, सॉरी, 6 7 के ऊपर क्या है, 69300, यहाँ से आपकी नेक्स्ट जो सैलरी है 6 ईयर बाद में काउंट होगी। तो आपका प्रमोशन कैसे कैसे मिल रहा है, 6 18 24 लेवल पे मिल रहा है, सिंपल। और सिक्स के बाद में एक एडिशनल प्रमोशन सिक्स वर्क किया है, उसके लिए एक एडिशनल आपको क्या मिलेगा, हाँ इंक्रीमेंट बोलते हैं, कि एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। ये एडिशनल है 6 ईयर की वर्क के बाद में, ठीक है। अब आपने पीजी कर ली मान लीजिए, तो आपको 3 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे, ठीक है। 3 एडिशनल इंक्रीमेंट मान लीजिए सिंपल, कि आप एक प्रोबेशन के अंदर है, आपने 2 ईयर प्रोबेशन के अंदर थे आप, आपने एक साल काम कर लिया प्रोबेशन के बाद में और 2 साल काम कर लिया। अब आप पीजी करने चल गए, पीजी के अंदर आपको 3 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल जाएंगे, ये और ये 3 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल गए, तो आपकी सैलरी क्या होगी यहाँ पे, 57,800 के बाद में सीधा 65,000 आपकी सैलरी मिलेगी पीजी कंप्लीट करने के बाद में। अब पीजी कंप्लीट करने के बाद में क्या हो गया, 3 4 5 ईयर आपने कंप्लीट कर लिया आपके, और आपको आते ही क्या मिला, 6500 मिला। आपने जैसे 6 ईयर कंप्लीट किया अपना, तो आपको क्या मिलेगा, 6700 पे मिला आपको, ठीक है। और आप 6700 से सीधा कहाँ जंप कर गए, अगले वाले उसके अंदर जंप कर जाएंगे, एक एडिशनल इंक्रीमेंट लेके। सिंपल समझ में आया, आ जाएगा धीरे धीरे आप जाएंगे वैसे समझ में आएगा ये, ठीक है। इस टाइप में ये जो सैलरी है वो काउंट करने का प्रोसेस मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट होता है कि सर यदि हम पीजी करते हैं तो पीजी के अंदर सैलरी डबल हो जाती है, हमने सुना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिंपल ऐसी बात होती है कि देखो वहाँ पे क्या होता है, एक तो होता है स्टाइपेंड आपका, ठीक है, और एक होता है आपकी सैलरी। अब मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है और राजस्थान गवर्नमेंट का स्टाइपेंड है 80,000, तो सिंपल मतलब ये है कि स्टाइपेंड तो आपको 80,000 मिलेगा, और जो डिफरेंस है कितना, 20,000 का, ये आपको राजस्थान गवर्नमेंट एज ए सैलरी प्रोवाइड करवाएगी। तो इन मीन कि आपकी सैलरी सेम रहती है यदि आप इन सर्विस बन के भी जाते हैं तो। आई होप मैंने सारी डाउट क्लियर कर दिए आपके। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप फॉलोइंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नीट पीजी।